Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about integration. तो बेसिकली ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 है इंटीग्रेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया है, डिफरेंशिएशन समझ लिया। आज हम कवर अप करने वाले हैं टॉपिक इंटीग्रेशन को। तो आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? जो फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले जो मैथमेटिक्स टूल हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन का क्या यूज था फिजिक्स में, उसे हमने समझा था क्वेश्चन के थ्रू। तो आज इंटीग्रेशन का भी क्या यूज है फिजिक्स के अंदर, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर आगे हम इंटीग्रेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि भाई ये यूज क्या है इसका फिजिक्स के अंदर, इसको समझते हैं। तो फिर से वही तीन टर्म जो उनके बीच में ना मैं एक ब्रिज सा बना रहा हूं। एक है एस यानी डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। थोड़ा और गैप लेता हूं इसमें। ठीक है, एक क्या है भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक है हमारे पास वेलोसिटी और एक है हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन गिवन है और उससे तुम्हें कह रहा है वेलोसिटी निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। किसे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और क्या, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही है, v इक्वल्स टू ds ओवर dt और a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ये हमने लास्ट सेशन में समझा था डिफरेंशिएशन वाले में। अब जरा उल्टा सोचो। अब सोचो कि मान लो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, या वेलोसिटी है और वेलोसिटी से हमें क्या निकालना है भाई? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बात आई समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेलरेशन से क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या फाइंड करना है भाई? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। बात आई समझ में? क्लियर? एक बेसिक सा यूज बता रहा हूं, ऐसा बहुत सारे यूजेस मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एक छोटा सा यूज जो काइनेमेटिक्स के अंदर जो तुम्हारा सबसे पहला यूज होगा, जो इंटीग्रेशन को सबसे पहली बार जो तुम फेस करोगे फिजिक्स में, वो यही करने वाले हो। क्लियर? तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन गिवन और तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वहां पे तुम क्या करोगे? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी गिवन है और तुम्हें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। वहां पे भी तुम्हें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। क्लियर? तो एक रफली आइडिया मिल गया कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे यूज होने वाला है, कहां पे यूज होने वाला। और भी बहुत सारे टर्म्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में ही होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स है जहां पे यूज होगा। एक रफली मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन होता कैसे है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं? जब एक चीज चेंज हो रही हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम करना। जो 10th क्लास में तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था ना, समेशन। हाँ, ये इस वर्ड को क्या कहते हैं? समेशन। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे टर्म्स है उनको जोड़ना। कुछ कुछ इसके जैसा ही है तुम्हारा इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? छोटी छोटी चीजें जो है उनको जोड़ने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर? बात आ रही है समझ में? चलो अब देखो, ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रल जिसे कहते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और एक क्या होता है? डेफिनिट। इसका जो साइन होता है ना इंटीग्रल्स का, इंटीग्रेशन का, वो ये होता है एस की तरह, इस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर हम अपने फंक्शन को लिख देते हैं, जिस भी फंक्शन को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। मान लो तुम्हारा फंक्शन fx है, जिसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है। fx फंक्शन को तुम्हें इंटीग्रेट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू में x, fx इंटू dx। इस तरीके से इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनिट इंटीग्रल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो क्या डिफरेंस है। मान लो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx और उसका इंटीग्रल करना है। ठीक है,
इनडेफिनिट का मतलब ये होता है कि लिमिट गिवन नहीं होती है, कहां से कहां तक करना है लिमिट गिवन नहीं होती। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो यहां लिमिट गिवन है क्या, ए से बी तक करना है तुम्हें। तो जब लिमिट गिवन हो तो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट बन जाता है, और लिमिट गिवन ना हो तो क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। इस नीचे वाली लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट। और ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, कहां से कहां तक तुम्हें इंटीग्रेशन करना होता है, लिमिट गिवन नहीं होती है, और डेफिनिट के अंदर लिमिट गिवन होती है। तो जब भी तुम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करो, सॉल्व करके मान लो तुम्हारा कोई आंसर आया 5x, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ c लगाते हैं, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई एक आंसर जो आएगा वो आएगा, उसके साथ c नहीं लगाते। यानी जब लिमिट गिवन हो तो c मत लगाओ, और जब लिमिट गिवन ना हो तो वहां पे c लगा दो। c क्यों लगाते हैं, ये तुम्हारा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, सिर्फ ये समझो कि c लगा देते हैं। क्लियर, बात आई समझ में। कुछ चीजें और समझो, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है ना, वो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है, जिसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव भी कहते हैं। लेकिन यही ध्यान रखो, क्या, इंटीग्रेशन और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें और समझो। एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n, जिसको तुम्हें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी x की पावर n dx को इंटीग्रेट करना है, लिमिट गिवन नहीं है। तो इसका जो फंडामेंटल फॉर्मूला वो क्या है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी अगर तुम्हें x की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला क्या है, जो भी पावर है उसमें एक ऊपर जोड़ दो और उसी पावर में एक नीचे जोड़ के लिख दो। और प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है, और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अगर तुमने -1 पुट कर दिया तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, नीचे नीचे 0 आ जाएगा, फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। इस फंडामेंटल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि भाई x की पावर 4 dx का जरा इंटीग्रेशन करना, x की पावर 4 इंटू में dx यानी x के रिस्पेक्ट में, तो तुम कहोगे पावर 4 है, एक ऊपर जोड़ दो और एक नीचे जोड़ दो और प्लस c लगा दो, क्योंकि लिमिट नहीं है। तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। क्लियर, बात आई समझ में। इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। मान लो मैंने कहा कि भाई x की पावर 6 dx है, इसका जरा इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे जो पावर वो कितनी है, 6। रूल क्या कहता है, जो भी पावर है उसमें एक ऊपर प्लस कर दो और वो उसी पावर में एक प्लस करके नीचे लिख दो, प्लस c लगाओ। क्यों, क्योंकि भाई लिमिट गिवन है। तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। क्लियर। अब अगर मैंने कहा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका जरा इंटीग्रेशन करो, तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में x है, x नीचे है, तो उसको पहले ऊपर लेके आओ। तो जब मैं इसे ऊपर लेके आऊंगा तो ये -2 बन जाएगा, है ना। ऊपर लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, जो भी पावर है उसमें एक प्लस करो, ऊपर भी और नीचे भी, और c लगा दो। क्यों, क्योंकि लिमिट नहीं है। तो -1 अपॉन में -1 प्लस c, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -1 अपॉन x प्लस c। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, -1 बाई एक्स प्लस c। ठीक है, चलो और करें कुछ। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तुमसे करने के लिए कहता हूं कि भाई रूट एक्स का करो। तो सबसे पहले रूट एक्स हो, क्यूब मतलब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो उसको पहले पावर में लिख दिया करो। तो x की पावर 1/2 बन गई। अब हो जाएगा जो भी पावर है उसमें एक प्लस ऊपर कर दो और एक प्लस नीचे कर दो, प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 3/2 प्लस c, तो 2 ऊपर चला गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर, बात आई समझ में। तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, रूट x का आ गया। ठीक है,
अब प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट गिवन नहीं है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक्स फंक्शन होंगे, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब मान लो मैंने कुछ फंक्शंस ऐसे दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों प्लस में और तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो तुम इनको अलग अलग कर दो यार, एक्स स्क्वायर dx का अलग और एक्स क्यूब dx का अलग, dx दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस सी, सी एक बार ही लगाना है, ऐसा नहीं दोनों के साथ लगाना है, सी लास्ट में ही लगाना है। तो क्या आ गया, x की पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इस तरीके से हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर साइन यहाँ माइनस होगा तो बस यहाँ माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें सेम, करने का तरीका सेम होगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर? चलो और आगे बढ़े, थोड़ा और समझते हैं आगे इंटीग्रेशन को। चलो कुछ यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा यहाँ पे 2x स्क्वायर dx है, तो x स्क्वायर के आगे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को तुम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो क्या आ गया 2 और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया x स्क्वायर dx। अब कर दो भाई इसका इंटीग्रेशन, 2 बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी इज द आंसर, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो तुम उसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। चलो अब एक चीज और समझो, मान लो कहीं अकेला dx है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस से इसलिए क्योंकि लिमिट लगा दिया है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर ज्यादातर तुम्हें dt दिखाई देगा, तो dt कहीं दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कहीं पे dv दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v प्लस c। c क्यों है, क्योंकि लिमिट नहीं है इसलिए मैं c लगा रहा हूं। अब इसकी एक छोटी सी प्रूविंग है, उसे भी समझ लो ऐसा क्यों होता है। d की पावर x है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 इंटू dx लिख सकता हूँ, 1 इंटू dx तो dx ही होता है। और क्या मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा हूं इंटीग्रेशन का, x की पावर n वाला। फॉर्मूला क्या कहता है, रूल क्या कहता है, जो भी पावर उसमें एक ऊपर जोड़ दो एक नीचे जोड़ दो प्लस c लगा दो। तो बताओ आंसर मेरा क्या आया भाई, 0 प्लस 1 का मतलब 1 और नीचे भी 0 प्लस 1 का मतलब 1, यानी x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। इसको मैं x प्लस c लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, वही लिखा है मैंने, क्लियर। इसी तरीके से dt का भी क्या हो जाएगा, t प्लस c, dv का क्या हो जाएगा, v प्लस c। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, काम के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, इसका हमें जरूरत पड़ने वाला है। ओके आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को ध्यान से समझना। जैसे ये तो हमें पता ही है, x की पावर n dx क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से dx भी हमने समझ लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। ये कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें ध्यान रखने होंगे। अब इनको ध्यान रखने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं तुम्हें। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम कहोगे भाई cos x होता है, हमने पढ़ा है ना, साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ध्यान रखना। और लिमिट नहीं है तो प्लस c, यही है भाई तुम्हारा cos x sin x। एंटी डेरिवेटिव है भाई, डेरिवेटिव का उल्टा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम कहोगे cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है। तो इसी तरीके से sin x का डेरिवेटिव अगर हमसे कोई पूछे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम कहोगे tan x का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ये लिखा हुआ है। तो जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, इसीलिए तो इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसलिए कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, क्लियर। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे वही है, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। तो देखो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x, ठीक है, क्लियर।
तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें थोड़े से ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक चीज और बताओ मुझे, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता था भाई? तो तुम कहोगे 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, स्पेशली ध्यान रखना log x। 1 अपॉन x अगर कहीं दे देना, जैसे कहे कि भाई 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना, तो इस चक्कर में मत पड़ जाना कि x नीचे दिख रहा है तो x को पावर -1 जाएगा, भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे -1 +1 करोगे 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो ये चीज ध्यान रख लेना तुम। कहीं भी अगर 1 अपॉन x दिख जाए ना, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या कर देना, मिटा देते हैं इसे। तो कहीं भी 1 अपॉन x दिख जाए तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? log x होगा। यहां मैं स्पेशली लिख देता हूं 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू log x प्लस c, ठीक है, कौन सा? बेस e वाला। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान होने चाहिए। क्लियर? बात आ रही है समझ में? चलो अब मैं कुछ बातें और करता हूं, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है? ये जो हम लिखते हैं ना y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, y यानी कोई फंक्शन होगा, यानी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, वही मैंने लिखा है y डी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली होता है एरिया। किसका एरिया? जो ये फंक्शन है ना, उस फंक्शन का जो कर्व बनेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ ना y, इस y फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसका एरिया। यानी अगर तुम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर डीएक्स का जरा इंटीग्रेशन करो, तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करो, इट मींस तुम एक्स स्क्वायर फंक्शन का एरिया निकाल रहे हो। बात आ रही समझ में? एक्स स्क्वायर डीएक्स अगर तुम कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, इट मींस तुम एक्स स्क्वायर फंक्शन का जो कर्व बनेगा, उस कर्व का क्या कर रहे हो? तुम एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। बात आई समझ में? मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, मान लो मैंने कर्व बनाया इस तरीके का, ठीक है, ये मान लो मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसका कर्व कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। इधर मेरा x है और इधर मेरा y है, ऑब्वियसली ये कर्व बन रहा है, इस कर्व का एरिया निकालना है। तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप मुझे दिखने में कैसा लग रहा है? लाइन सीधी है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, उसको मत जाना, ठीक है। ये स्ट्रिप मुझे दिखने में कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है उसको मैंने कंसीडर कर लिया y, यहां से यहां तक, और जो ब्रेथ है, वो छोटा सा ब्रेथ, उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? dx। तो इसका एरिया क्या होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो तुम कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ यानी y इंटू dx। मैंने कहा ठीक है भाई। यहां पे भी एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, इसका एरिया तुम कहोगे, मैंने इस स्ट्रिप की भी जो ब्रेथ है उसे dx ही कंसीडर किया है, और लेंथ कितनी है? y है, तो तुम कहोगे इसका एरिया भी कितना होगा? y dx। इसी तरीके से यहां भी स्ट्रिप ले लिया, यहां भी स्ट्रिप ले लिया, यहां भी स्ट्रिप्स ले लिए, यहां भी स्ट्रिप्स ले लिए, और इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया तुम कहोगे कितना होगा? y dx, y dx, y dx, y dx, सबका क्या होगा? y dx। और मैं कहूंगी पूरे कर्व का एरिया कितना होगा? तुम कहोगे भाई पूरे कर्व का एरिया निकालना है तुम्हें, तो तुमने सारे स्ट्रिप का एरिया तो निकाल लिया y dx, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, मिल गया तुम्हें पूरे कर्व का एरिया। यानी बेसिकली ये जो टर्म है, ये तुम्हें क्या दे रहा है भाई? पूरे स्ट्रिप्स का एरिया दे रहा है ना। और मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? सम करना होता है। यानी यहां तुम क्या कर रहे हो? y dx, y dx, y dx, y dx, y dx का सम कर रहे हो। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो वन वर्ड में, y dx का इंटीग्रेशन, इसका मतलब है y dx का सम कर रहे हो। तो जब तुमने y dx का सम किया, तुम्हें क्या मिल गया? एरिया मिला। क्या? किसका मिला? ये जो कर्व बना हुआ है उसका एरिया मिला। यानी एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू y dx। और तुम लिमिट भी बता सकते हो कि भाई एरिया तुम्हें कहां से कहां तक निकालना है। तो मान लो तुम एरिया यहां से निकाल रहे हो, ये पॉइंट मान लो a और ये पॉइंट मान लो b, यानी जो तुमने एरिया निकालना स्टार्ट किया हुआ a से b तक, तो तुम यहां लिमिट भी दे सकते हो कि y और dx का इंटीग्रेशन a से b तक कर दो, वो तुम्हें कर्व का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आई क्या इसकी? क्लियर? तो ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट मींस हम उस फंक्शन का जो कर्व बनेगा, उस कर्व का एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर? चलो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज क्या है? अच्छा, ये फिजिक्स में यूज से करने से पहले अभी जो हमने समझा वो क्या क्या समझा भाई? अभी हमने जितने भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किए, चाहे यहां सॉल्व किए 2x² dx, चाहे √x, चाहे x² + x³, इन सभी क्वेश्चन में लिमिट नहीं था, यानी सारे के सारे क्वेश्चन किसके पार्ट थे भाई? डेफिनेट इंटीग्रल्स के पार्ट थे। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। भाई ये इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, तो ये कोई अलग सा मेथड नहीं है, इसी में कुछ चीजें और इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने कहा x² dx का इंटीग्रेशन करना है, कहां? 1 से 2 तक करना है, ठीक है? तो करने का तरीका वही है, x² का जरा इंटीग्रेशन करो तो तुम कहोगे 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। अब हम c नहीं लगाएंगे यहां पे, क्यों? क्योंकि भाई अब लिमिट हमें गिवन है 1 से 2, यानी x² का जो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, कहां से कहां कर रहे हो? 1 से 2 कर रहे हो, यानी लिमिट गिवन है। अब c नहीं लगाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा भाई इसका? अब हो जाएगा x⁻³ अब क्या करना है, यहां ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पे अपना लोअर लिमिट और यहां पे अपने अपर लिमिट पुट कर दो, ठीक है? अपर लिमिट कितनी है? 2 और लोअर लिमिट कितनी है? 1, तो यहां लिख दो 1 से 2। उसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन में एक बार अपना अपर लिमिट पुट कर देना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां, और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देना है, कहां पे? जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है, और फिर दोनों को माइनस करना है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट कितनी है? 2, तो एक बार 2 पुट करो x की जगह, तो 2 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1 है, दिख रहा है क्या 1? तो यहां पे 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब अपॉन में 3, सॉल्व कर दो। 2 का क्यूब क्या है? 8/3 माइनस 1/3, यानी कि 7/3 आ गया आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे किसे हम? इनडेफिनेट इंटीग्रल को। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया, x की पावर 3 प्लस x⁻2 dx 1 से 2। क्लियर? इसको करो। तो भाई अब यहां पे मुझे कितने फंक्शन दिख रहे हैं? 2 फंक्शन दिख रहे हैं। तो चाहो तो तुम इन दोनों का अलग अलग कर सकते हो, और तुम्हें आता है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। मैं अभी अलग अलग करके समझाता हूं। x³ dx, ठीक है, प्लस x² dx। चाहो तो तुम दोनों की लिमिट को अलग अलग पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से 2, 1 से 2, ठीक है? x³ का जरा बताओ क्या आ जाएगा? 3 + 1 यानी 4/4, 1 से 2, x² का क्या हो जाएगा? x⁻3/3, कहां से कहां? 1 से 2। अब इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, और इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, ठीक है? तो अपर लिमिट कितनी है? 2, तो आएगा 2⁴/4 माइनस 1/1⁴/4। अपर लिमिट 2 है, तो एक बार x की जगह हमने 2 पुट किया, लोअर लिमिट कितनी है? 1, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1, प्लस इसमें भी यही सेम तरीका लगाओ। इसमें कितना अपर लिमिट? 2, तो 2⁵/3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है? 1 है, ये 1 है, 1⁵3/3। अब सॉल्व करो। 2⁴ का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार? 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 क्या आ गया? 4 2 8 2 16, तो 16/4 माइनस 1/4, प्लस 2⁵3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस 1/3। अब सॉल्व कर दो यार। 16 - 1 15/4, 8 - 1 7/3, और आगे तो एलसीएम लेके सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को, यानी जिसमें लिमिट गिवन हो। करने का तरीका वहीं तक सेम है, बट उसके बाद क्या करना है? लिमिट पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। अब ये इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम फिजिक्स में किस तरीके से दिखाई देंगे उसको देख लो। तो भाई अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन, तो अगर एक्सेलेरेशन से तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो तुम क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो।
वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, v इक्वल्स टू ds बाई dt। तो ds इक्वल्स टू क्या आएगा, v इंटू dt होगा। दोनों तरफ मैंने ले लिया इंटीग्रेशन, तो ds का क्या हो जाएगा, s बताया था क्या अभी, ds का क्या हो जाएगा, s, या यहां तक भी तुम छोड़ सकते हो। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, v dt। यानी अगर तुम वेलोसिटी का जो है इक्वेशन जो भी गिवन होगा, अगर तुम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, तुम्हें क्या मिलता है, s मिलता है। s इक्वल्स टू क्या आया, v dt। यानी अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हें इस इक्वेशन को ध्यान रखना होगा, s इक्वल्स टू v dt। जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन रखी होगी उसको यहां लाके पुट कर देना, उसको इंटीग्रेट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सिंपल, क्लियर। अब वैसे ही मान लो तुम्हें ये भी पता है एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv ओवर dt, क्लियर। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो dv का क्या हो गया, v, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, a dt। यानी अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तुम्हें ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना होगा, क्या है, एक्सेलेरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो, देखो वेलोसिटी से तुमने क्या निकाल लिया, एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन से क्या निकाल ली तुमने, वेलोसिटी। तो इस तरीके से यूज होगा फिजिक्स में, और भी यूज होगा, एक बेसिक यूज बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन लूं मैं इसके ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is given by v equals to 2t plus 3t square plus 4, then find the displacement of the body, then find the displacement of the body from 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है किसकी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बॉडी की, कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकेंड तक, ठीक है भाई। हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक छोटा सा इक्वेशन मैंने बताया था, ds इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ds तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो ds इक्वल्स टू क्या आ गया, v dt। इसको जरा ऐसे समझो, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो मान लो ये है तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट, ये बॉडी है वो, ठीक है। इस बॉडी की ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ना v, मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v, ये v वेलोसिटी है यहाँ पे अभी, और इस वेलोसिटी की वजह से ये यहां से यहां पे पहुंच गया, तो यहां से यहां तक इसने एक डिस्प्लेसमेंट करा है। मान लो ये जो टाइम है, यानी जब बॉडी यहां था तो टाइम क्या था, 0 सेकंड, जब बॉडी यहां पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। तो 0 से 2 सेकंड तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, v dt है, v की इक्वेशन कितनी है, v क्या है भाई हमारा 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt। अब देखो जो वेलोसिटी है वो कहां से कहां तक लिमिट दी हुई है, कहां से कहां तक, 0 से 2, तो लिमिट ले लो 0 से 2, ठीक है। यानी 0 से 2 टाइम में जो बॉडी तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है उस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पूछ रहा है तुमसे। यानी 0 टाइम पे बॉडी यहां था, 0 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे बॉडी यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पूछ रहा है तुमसे। तो लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से 2 टाइम की, क्लियर। तो s इक्वल्स टू, अब आगे करो इसका इंटीग्रेशन, चाहो तो अलग अलग कर लो, वैसे करना है तो वैसे कर लो। तो 2t का क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2, होगा नहीं होगा, 2 कांस्टेंट है,
2 बाहर आ जाएगा और रहा t, तो t की पावर कुछ नहीं है तो 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा 3 बाहर। अब t स्क्वायर का करोगे क्या आएगा, t स्क्वायर का यानी 2 प्लस 1 3 और नीचे भी 2 प्लस 1 यानी 3 और 4 dt 4 बाहर, रह कौन गया, dt रह गया, dt का क्या हो जाएगा t। ये आगे डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन। अब लिमिट ले लो, कहां से कहां, 0 से 2। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा एक काम करो, 2 से 2 को उड़ा दो, 3 से 3 को उड़ा दो। तो यहां पे इतना करने की जरूरत तो नहीं है, इसको मिटाई दे फिर। तो यहां पे सिर्फ अब t का स्क्वायर ही तो पुट करना हमें, ये कट गया तो t की जगह अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहां कहीं भी 0 पुट करोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और 4 2 जा 8, 8 8 16 और 4 20 मीटर। क्लियर? यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इतनी है 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4, तो 0 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, 20 मीटर का होगा। तो वेलोसिटी गिवन थी और हमें फाइंड क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। बात आई समझ में? इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हें क्या दिया हो, एक्सेलेरेशन गिवन होता, एक्सेलेरेशन मान लो कुछ गिवन होता और तुमसे पूछता वेलोसिटी बताओ क्या है, तो भाई वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन के इक्वेशन जो भी गिवन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट द वेलोसिटी। बात आ रही है समझ में? तो ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन को किस तरीके से यूज करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं किसी फंक्शन का। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इंटीग्रेशन के अंदर सीखी। तो आज हमने अपना इंटीग्रेशन का जो बेसिक पार्ट जो फिजिक्स के अंदर यूज होगा उसको आज हमने अपना पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप, मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं। आज हमने जो भी पढ़ाई करी उसको घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तब तक के लिए बाय।